हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी 2023 के पेपर 5 के क्वेश्चंस को, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मेंस 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन। तो हाउ मच हैज द ऑपरेशन कायाकल्प been significant in the efforts of overturning the primary and the upper primary schools into model school analyze। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि ये जो ऑपरेशन कायाकल्प है ये किस तरीके से बेनिफिशियल रहा है या फिर सिग्निफिकेंट रहा है इन द एफर्ट्स ऑफ ओवरटर्निंग द प्राइमरी एंड द अपर प्राइमरी स्कूल्स इनटू द मॉडल स्कूल एनालाइज। तो इसको इस ऑपरेशन कायाकल्प को हमको एनालाइज करना है। तो ऑपरेशन कायाकल्प हैज बीन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव in transforming primary and the upper primary schools into the model institution in India. The operation aimed to improve the infrastructure quality of education and overall learning environment in these schools। तो ऑपरेशन कायाकल्प की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो इम्प्रूव हुई है और ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है इन स्कूलों में उसमें सुधार आया है। The impact of Operation Kayakalp has been analyzed in several aspects। तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके तहत हम एनालाइज कर सकते हैं, तो पहला एस्पेक्ट ये है कि ऑपरेशन कायाकल्प हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल in enhancing the physical infrastructure of a school by providing necessary facilities such as clean drinking water, separate toilets for boys and girls, classrooms with proper ventilation and adequate furniture। तो स्कूलों के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ये सारी चीजें जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में सुधरा है, जिसमें बेसिक नेसेसरी फैसिलिटीज जो हैं जैसे कि शुद्ध पानी, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स और क्लासरूम विद द प्रॉपर वेंटिलेशन एंड द एडिक्वेट फर्नीचर्स जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि ऑपरेशन हैज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द टीचर्स। तो टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, डेवलपिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग टूल्स। केवल चौक और डस्टर से नहीं, जो भी नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी इन्वॉल्व होती है एजुकेशन के लिए, वो सब चीजें प्रोवाइड की गई। दिस एम्फसाइजेस ऑन टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड pedagogical innovation enhance the effectiveness of the classroom instruction, leading to the better learning outcomes for students। Furthermore, Operation Kayakalp has emphasized community participation। तो जो ऑपरेशन कायाकल्प है, इट हैज एम्फसाइज्ड ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्डर engagement in improvement process by involving parents, local communities and educational authorities। The initiative fosters a sense of ownership and accountability, which is essential for the sustainable development of model schools। तो ऑपरेशन कायाकल्प जो है इसने एम्फसाइज किया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट इन इम्प्रूविंग प्रोसेस बाय इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, लोकल कम्युनिटीज एंड एजुकेशनल अथॉरिटीज। द इनिशिएटिव जो है फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, which is essential for the sustainable development of the model school। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश, हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स वेर बेनिफिटेड फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्कस करना है कि वेरियस स्टेजेस क्या रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स के। उत्तर प्रदेश के अंदर जो वेरियस स्टेजेस रहे हैं लैंड रिफॉर्म के, वो क्या रहे हैं और किस तरीके से लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, बिना भूमि के जो लेबरर्स थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वेयर बेनिफिटेड फ्रॉम दीज लैंड रिफॉर्म्स। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमि सुधार हुए हैं उनके स्टेजेस क्या रहे हैं
और इन भूमि सुधारों से किस तरीके से जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ है। तो लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश हैज अंडरगॉन several stages aimed at redistributing land ownership, enhancing agricultural productivity and addressing socio-economic inequalities। तो यहाँ पर आंसर के अंदर हम देखें तो जो लैंड रिफॉर्म्स रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये बहुत सारे सेवरल स्टेजेस में हुए हैं और इनका जो मकसद रहा है, एम रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड ओनरशिप। तो लैंड ओनरशिप जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमीनें मिल सकें, और इनहेंसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है उसको दूर करने का काम किया गया है इन लैंड रिफॉर्म से। These stages typically included legislation, implementation, and subsequent amendments to address emerging challenges। तो ये जो स्टेजेस रहे हैं लैंड रिफॉर्म के, टिपिकली इंक्लूडेड लेजिस्लेशन। तो इनके अंदर लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस। तो जो भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं उसके अंदर कुछ नियम बनाए गए, लेजिस्लेशंस बनाए गए, उन नियमों का पालन कराया गया, और फिर जो भी गलत गड़बड़ नीतियां रही हैं उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए, और फिर इमर्जिंग चैलेंजेस जो हैं उनको दूर किया गया है। द स्टेजेस ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश। तो जो लैंड रिफॉर्म हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो कितने स्टेजेस में हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा, आजादी, भारत की आजादी से पहले जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, और फिर उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। तो land tenure system were largely feudalistic, with the large land holdings concentrated in the hands of few landlords, leaving the majority of peasants and agricultural laborers was either landless or with very small land holding। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो सिस्टम था कि कुछ फ्यूडलिस्टिक लॉर्ड हुआ करते थे और उनके ही पास में ज्यादा से ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, और मेजॉरिटी जो होते थे वो किसान या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स हुआ करते थे, या फिर उनमें बहुत छोटी लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव्स उत्तर प्रदेश, लाइक अदर इंडियन स्टेट्स, इंडिकेटेड initiated land reform measures post independence, including abolition of intermediaries, tenancy reforms, and redistribution of surplus land to landless and the marginal farmers। तो आजादी के बाद जो इनिशिएटिव्स लिए गए उत्तर प्रदेश में, लाइक इंडियन स्टेट्स, उत्तर प्रदेश और बाकी भारतीय राज्यों में, इनिशिएटेड लैंड रिफॉर्म मेजर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंक्लूडिंग एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो बिचौलिए थे उनको खत्म किया गया, जो जमींदार हुआ करते थे उनको खत्म किया गया, टेनेंसी रिफॉर्म्स ले आया गया, और जो जमीनें थी उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया ज्यादा से ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स थे उनके अंदर, या फिर जो बिना जमीन के किसान हुआ करते थे, लेबरर्स हुआ करते थे, उनमें जमीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेजिस्लेशन, तो इन द उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन and Land Reform Act 1950 was significant step towards the land redistribution। तो लेजिस्लेशन जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कानून ले आया गया उत्तर प्रदेश में, और जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 was in a significant step towards redistribution। It abolished the जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया, vested land in tillers and imposed a ceiling on land holding to prevent concentration of lands in few hands। तो लैंड सीलिंग की गई, कहने का मतलब एक लिमिट से ज्यादा भूमि किसी के पास नहीं रहेगी, और इसके तहत जमींदारों को क्या किया गया, खत्म किया गया। Implementation challenges, despite the enactment of progressive legislation, implementation faced challenges such as resistance from landlord, inadequate administrative machinery, and lack of awareness among the beneficiaries।
तो लेजिस्लेशन भले ही आ गया कि जमींदारी और लैंड एबोलिशन एक्ट 1950 भले ही आ गया, लेकिन जो चैलेंज था वो कि जो बेनिफिशियरीज थे, जिनको जमीनें मिलने वाली थी, उनके पास उतना नॉलेज ही नहीं था, उतना अवेयरनेस ही नहीं था, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास भी काफी सारी क्या बोल सकते हैं, हथकंडे थे, जिसके वजह से इन एक्ट को फॉलो कराने में या फिर लैंडलेस लेबरर्स को जमीन देने में काफी प्रॉब्लम्स आई गवर्नमेंट को। फिर अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशंस। So, over the years, amendments were made to the land reform law to address shortcomings and adapt the changing socio-economic conditions. Landless agricultural laborers benefited from land reform through various mechanisms such as redistribution of surplus land, provision of homestead plots, and access to common property resources. By acquiring land or gaining access to resources, landless laborers obtain a means of livelihood and the economic empowerment. So, landless agricultural laborers benefited from land reform through various mechanisms such as redistribution of surplus land, provisions of homestead plot, and access to common property resources. By acquiring land or gaining access or resources, landless laborers obtained a means of livelihood and economic empowerment. Moving to the next question, examine the role of Chief Secretary in the administration of the उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल है, उसके बारे में हमको एग्जामिन करना है। एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आंसर जो है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश द चीफ सेक्रेटरी holds an important position, serving as the topmost bureaucrat and principal advisor to the chief minister and cabinet. So, in the administration of Uttar Pradesh, the chief secretary holds an important position, serving as the topmost bureaucrat and principal advisor to the chief minister and the cabinet. तो ये जो chief secretary होता है, ये काफी important पोजीशन को होल्ड करता है, और इसका ये टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे होता है, और ये प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सजेशन देने वाला प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। द चीफ सेक्रेटरी इज entrusted with overseeing the entire stage government machinery. So the chief secretary is entrusted with overseeing the entire stage government machinery, ensuring its efficient functioning and implementing government policies effectively. तो चीफ सेक्रेटरी का काम जो है, ये पूरा का पूरा सजेशन देने वाला रहता है, और ये चेक करता है, देखता है कि जो गवर्नमेंट चल रही है वो कैसे चल रही है, उसकी फंक्शनिंग ठीक है, जो भी इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उसको इफेक्टिव तरीके से फॉलो करवाना। The role and the responsibility of the chief secretary. Firstly, the chief secretary acts as a coordinator, facilitating communication and collaboration among the different departments and agencies to ensure coherence in governance and service delivery. तो सबसे पहला काम जो है चीफ सेक्रेटरी का, कि वो एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है, facilitating communication and collaboration among the different departments and agencies. तो जो भी सरकार के अंदर, जो सरकारी तंत्र को चलाने के लिए जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कोलैबोरेट करने का काम, उनका कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम जो है, ये कौन करता है? तो चीफ सेक्रेटरी करता है, ताकि जो गवर्नेंस है और सर्विस डिलीवरी जो है वो काफी अच्छे तरीके से हो। Chief Secretary has a crucial role in aligning departmental activities with the government's overarching goals and priorities. तो जो भी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, उन सभी को सही तरीके से फॉलो कराने में, और डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज और जो भी प्रायोरिटीज हैं, उन प्रायोरिटी कामों को सही समय से या ढंग से करवाने का काम जो है वो किसका है?
तो चीफ सेक्रेटरी का है। सेकेंडली, द चीफ सेक्रेटरी इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि चीफ सेक्रेटरी जो होता है ये सलाहकार होता है चीफ मिनिस्टर का और कैबिनेट मिनिस्ट्रीज का। तो ये एक तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ही और शी प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, contribute to the development of policies and monitor their implementation to ensure they are executed efficiently and effectively। तो पॉलिसी बनाने का भी काम होता है और उन पॉलिसीज को ठीक तरीके से चलवाने का भी जो काम है वो चीफ सेक्रेटरी का है। मोर ओवर, द चीफ सेक्रेटरी रिप्रेजेंट्स द स्टेट गवर्नमेंट। तो और चीफ सेक्रेटरी जो है ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट को इन इंटरैक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चीफ सेक्रेटरी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक तरीके से मध्यस्थता का काम करता है। other state governments and external organizations, they participates in meetings, negotiations and conferences advocating for the interest of Uttar Pradesh and forging collaboration for mutual benefits. During the crisis or emergencies, the chief secretary assumes a leadership role in coordinating disaster response efforts, ensuring prompt and effective action to mitigate the impact of such events on state and its residents। तो जो भी समस्या की सिचुएशन होती है उस समय जो सारा दामोदर होता है, उन सब चीज़ों को उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है और वही सारी चीज़ों को सही तरीके से सुचारू तरीके से फॉलो कराने का काम करता है। Additionally, the chief secretary plays a significant role in budgetary planning and financial management, working closely with the finance department to allocate resources in alignment with the government priorities and monitor expenditures। Furthermore, he or she oversees personal administration with civil services, including appointments, promotions, and disciplinary action to maintain the integrity and efficiency of the bureaucracy। Overall, the chief secretary multi-faced faced role in instrumental in driving efficient governance policy implementation and coordination with the administration of the उत्तर प्रदेश। तो यहां पर हमने देखा कि एडिशनली अगर हम देखें तो ये जो चीफ सेक्रेटरी है, अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट, he or she is also involved in the budgetary planning or the financial management। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको और उनके अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन और जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने हैं ताकि इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी और ब्यूरोक्रेसी मेंटेन रहे, उन सब चीज़ों पे भी इसका डिसीजन होता है, चीफ सेक्रेटरी का काम होता है। तो एक तरीके से चीफ सेक्रेटरी जो है इसके बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं और इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग एफिशिएंट गवर्नेंस पॉलिसी। तो चीफ सेक्रेटरी जो है सरकार को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा रोल जो है ये प्ले करता है। Moving to the next question, throw light on the E-District project of उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो E-District प्रोजेक्ट क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का, इसके ऊपर हमको प्रकाश डालना है। Is it good initiative in the direction of e-governance in उत्तर प्रदेश? तो ई-गवर्नेंस को चलाने के लिए या ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए क्या ये ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है कारगर है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए हमको एग्जामिन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव एम्ड एट इनहेंसिंग ई गवर्नेंस इन द स्टेट। तो ये जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का,
is a significant initiative aimed at enhancing e-governance in the state, launched with the objectives of providing government services to citizens electronically. तो इस ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पर जो भी सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए, इसलिए ये ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इट सीक्स टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन administrative processes, making them more accessible and efficient. तो इसका मकसद ये है कि it seeks to simplify and streamline administrative processes, making them more accessible and efficient. One of the key aspects of the e-district project is the creation of a digital platform. तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है इसका मकसद है क्रिएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर सिटीजन्स कैन अवेल वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन। तो जो की एस्पेक्ट है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का इज द क्रिएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर सिटीजन्स कैन अवेल वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ द फिजिकल विजिट टू द गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो कुल मिलाकर के ये जो मकसद है ये कि लोगों को सब कुछ बैठे बैठे ऑनलाइन सारा काम हो जाए और गवर्नमेंट ऑफिसेस की जरूरत जो है उसको कम किया जाए। सर्विसेज सच एज सर्टिफिकेट इशुएंस, लैंड रिकॉर्ड्स एंड अदर essential documents can be accessed and processed digitally through this platform. This initiative holds great promise for Uttar Pradesh in terms of improving governance and enhancing citizens' satisfaction. By digitalizing services, the government can reduce bureaucratic hurdles, minimize corruption, and ensure faster delivery of services to the citizens. It also promotes transparency and accountability in the administration. However, the success of the e-district project depends on the several factors, including the availability of robust infrastructure, adequate training of the personnel, and seamless integration of various government departments. Moreover, ensuring accessibility to citizens across different socio-economic backgrounds and geographical location is crucial for its effectiveness. So, ensuring accessibility to the citizens across different socio-economic background and geographical location is crucial for its effectiveness. Conclusion की अगर हम बात करें, the e-district project represents a commendable efforts towards modernizing governance in उत्तर प्रदेश। तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक कमांडेबल एफर्ट टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजिंग गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश। इट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस विल डिपेंड ऑन continuous monitoring, evaluation, and adoption to address any challenges that may arise. With proper implementation and oversight, it has the potential to significantly improve the delivery of government services and enhance the overall governance landscape in the state. So, with the proper implementation and oversight, it has the potential to significantly improve the delivery of government services and enhance the overall governance landscape in the state. Moving to the next question, how do caste hierarchies and power structure affect access to resources and opportunities in the rural Uttar Pradesh? Discuss. तो किस तरीके से जो कास्ट हायरार्की है and the power structure affects access to resources and opportunities in the rural उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि या फिर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से उच्च कास्ट जाति या फिर उच्च जाति और निम्न जाति की वजह से जो पावर स्ट्रक्चर जो है ये इफेक्ट होता है और जो रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, ये
ऊपर के जो कास्ट हैं उनको ज़्यादा मिलती है और नीचे के कास्टों को कम अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो इन रूरल और उत्तर प्रदेश कास्ट hierarchies deeply influence access to resources and opportunities, creating a stark divide in the society. The power structure historically entrenched in the caste system perpetuates socio-economic disparities, with certain castes enjoying privileges while others face systematic discrimination. At the top of hierarchy, at the top of hierarchy, dominant caste wield significant power, controlling lands, businesses, and political influences. They often monopolize access to resources such as education, healthcare, and employment. So, at the top of hierarchy, dominant caste wield significant power, controlling land, business, and political influence. They often monopolize access to resources such as education, healthcare, and employment opportunities. Their privileged position their privileged position enable them to further consolidate their power, reinforce the status quo. In contrast, marginalized castes, particularly Dalit and other backward classes, OBCs, face immense challenges in accessing resources and opportunities. Discrimination and social exclusion limit their access to quality education and job prospects. Landlessness and lack of ownership further exacerbate their vulnerability, perpetuating cycle of poverty and exploitation. Moreover, caste-based violence and discrimination serve as deterrents, restricting mobility and agency among marginalized communities. Despite legal protection and affirmative actions measures, the pervasive influence of caste continues to shape social interactions and institutional practices, hindering efforts towards equitable development. तो ये जो कास्ट बेस्ड वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, serves as deterrents, restricting mobility and agency among marginalized communities. Despite legal protections and affirmative actions measures, the pervasive influence of caste continues to shape social interaction and institutional practices, hindering efforts towards equitable development. तो भले ही कितनी भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो कास्ट बेस्ड चीज़ें बनी हुई हैं, इसकी वजह से जो हिंड्रेंस है वो बरकरार है समाज के अंदर। Addressing their entrenched inequalities requires comprehensive strategies that challenges the caste-based power dynamics, promote social inclusion, and ensure equitable distribution of resources and opportunities. So, addressing their entrenched inequalities requires comprehensive strategies. तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए, inequalities को देखते हुए, एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत दिखाई देती है, जो चैलेंज करती है कास्ट बेस्ड पावर डायनामिक्स को, प्रमोट सोशल इंक्लूजन एंड एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. It necessitates not only policy interventions but also grassroots efforts aimed at dismantling caste based discrimination and fostering a more inclusive society. So, it necessitates not only policy intervention but also grassroots efforts aimed at dismantling caste based discrimination and fostering more inclusive society. तो सोसाइटी के अंदर हमको बहुत अंदर तक जा करके या फिर सोसाइटी के अंदर एक गहरा प्रभाव लाने की ज़रूरत है, ताकि बहुत अंदरूनी तरीके से ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म किया जाए
और सोसाइटी सबको बराबर तरीके से एक्सेप्ट कर सके, ताकि इंक्लूसिव सोसाइटी जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। Moving to the next question, describe the role of Uttar Pradesh Police Special Task Force in prevention of the organized crime। तो रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। स्पेशल टास्क फोर्स इन प्रिवेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसटीएफ का गठन किया गया है ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया जा सके, इसको हमको डिस्क्राइब करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के रोल को डिस्क्राइब करना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ इज स्पेशलाइज्ड यूनिट डेडिकेटेड to preventing and combating organized crime within the state. Its role is multi-faced and crucial in maintaining law and order in as follows। तो जो STF है ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो डेडिकेटेड है ताकि प्रिवेंट किया जाए और कॉम्बैट किया जाए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पूरे राज्य भर में। इसका रोल जो है ये मल्टी डायमेंशनल है और एक क्रूशियल रोल है इसका, ताकि मेंटेन कर सके लॉ एंड ऑर्डर को। और ये इस तरीके से किया जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर दिखाया गया है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग, पहला पॉइंट क्या है? इंटेलिजेंस गैदरिंग। द एसटीएफ फोकसेस ऑन गैदरिंग इंटेलिजेंस ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स ऑपरेटिंग इन उत्तर प्रदेश। तो एसटीएफ फोकसेस ऑन गैदरिंग इंटेलिजेंस on organized crime syndicates operating in Uttar Pradesh. This involves monitoring criminal activities, identifying key players, and analyzing their modes operandi to anticipate and prevent future crime. तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो काम है वो करेगा। तो एसटीएफ जो है ये फोकस करेगा ऑन गैदरिंग इंटेलिजेंस ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स ऑपरेटिंग इन उत्तर प्रदेश। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये गैंग्स वगैरह हैं उनको उनका डेटा जो है वो कलेक्ट करने का काम करेगा। दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, आइडेंटिफाइंग की प्लेयर्स एंड एनालाइजिंग देयर मॉडुलस ऑपरेंडी टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स। तो उनकी स्ट्रेटजीज जो है उनकी स्ट्रेटजीज को पता लगाने का काम होगा गैदरिंग इंटेलिजेंस में। Surveillance and monitoring. The STF conducts surveillance operating to track the movement and activities of suspected criminals by closely monitoring their communication and interaction. And the STF aims to gather evidences that can be used to dismantle criminal network. तो सर्विलांस का काम जो है वो ये किया जाएगा। तो सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग के अंदर क्या होगा कि एसटीएफ कंडक्ट करेगी सर्विलांस को, ऑपरेशंस करेगी टू ट्रैक द मूवमेंट एंड द एक्टिविटीज ऑफ द सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स बाय क्लोजली मॉनिटरिंग देयर कम्युनिकेशंस एंड इंटरैक्शंस। तो वो जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, उनके ऊपर क्लोज निगाह रखी जाएगी। द एसटीएफ एम्स टू गैदर एविडेंसेस दैट कैन बी यूज्ड टू डिसमेंटल क्रिमिनल नेटवर्क। तीसरा पॉइंट जो है ये टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस इकट्ठा होगा, फिर सर्वेलांस किया जाएगा और फिर उसके बाद टारगेटेड ऑपरेशंस। बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस गैदर्ड प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स टारगेट ऑपरेशंस टू apprehend high profile criminals and disrupt their activities. These operations often involves coordinated raids, seizure of illegal goods such as drugs, weapons and counterfeit currencies. तो टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे ताकि जो ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो भी फैसिलिटीज या फिर जो भी चीज़ें जो भी उनको जरूरी क्रिमिनल इक्विपमेंट्स, उनको क्राइम करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगाई जाए ताकि उनके तक ना पहुंच पाए। तो these operation often involves the coordinated raid and seizure of illegal goods such as drugs, weapon and counterfeit currencies, or based on intelligence gathered plans and executed target operations to apprehend
high profile criminals and disrupt their activities. चौथा काम जो है ये एसटीएफ करेगी, कोलैबोरेशन विद द अदर एजेंसीज. द एसटीएफ कोलैबोरेट्स क्लोजली विद द अदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज both within the state and the national level to share information and resources in fight against organized crime. This collaborative approach enhances the effectiveness of operations and ensure to unified response to the criminal threats. Preventive measures. तो preventive measures क्या लेने हैं? The STF also focuses on preventive strategies to deter organized crimes. This may involve public awareness campaigns, communities, engagement initiatives. तो preventive measures जो STF लेगी कि STF also focuses on preventive strategies to deter organized crimes. This may involve public awareness campaign. तो ये जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए. कम्युनिटी एंगेजमेंट इनिशिएटिव, लोगों का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा. छठवा, एडवांस ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी. Advanced training and technology. The members of STF undergo specialized training in investigation techniques, intelligence analysis, and tactical operations. तो ये जो STF के मेंबर्स होंगे उनको तमाम तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकें, टेक्निक सिखाई जाए, उनको इंटेलिजेंस एनालिसिस सिखाया जाएगा, टेक्टिकल ऑपरेशंस उनको सिखाए जाएंगे. दे आर इक्विप्ड विद एडवांस्ड technology and equipment to carry out their duties effectively and stay ahead of sophisticated criminal network. In conclusion, the Uttar Pradesh Police Special Task Force plays a crucial role in preventing organized crime by gathering intelligence, conducting surveillance, executive targeted operations, collaborating with other agencies, implementing preventive measures, and leveraging advanced training and technology. Through its efforts, the STF aims to maintain peace and security within the states and safeguard the interest of citizens. तो कंक्लूजन के अंदर अगर हम देखें तो जो इस उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स है ये क्रूशियल रोल प्ले करेगी इन प्रिवेंटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाय गैदरिंग द इंटेलिजेंस, conducting surveillance, executive targeted operations, collaborating with the other agencies, implementing preventive measures, and leveraging advanced training and technology. Through its efforts, the STF aims to maintain peaceful and security within the state and safeguard the interest of its citizens. Moving to the next question. Analyze the achievements of Baba Ramchandra as a peasant leader. तो किसान नेता के तौर पर बाबा रामचंद्र के जो अचीवमेंट्स हैं उसको हमको एनालाइज करना है. तो आंसर देखिए, बाबा रामचंद्र ऑल्सो नोन एज द रामचंद्र नारायण जी महाराज. तो बाबा रामचंद्र ऑल्सो नोन एज रामचंद्र Narayan Ji Maharaj was a prominent peasant leader in the Indian state of Uttar Pradesh during early 20th century. तो बाबा रामचंद्र जो कहे जाते थे या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता था रामचंद्र नारायण जी महाराज was a prominent peasant leader, किसान नेता थे in Indian states of Uttar Pradesh during the early 20th century. तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में या फिर जो इनिशियल अर्ली 20th सेंचुरी था उसमें ये बड़े नेता, किसान नेता थे. His leadership played a significant role in advocating for rights and welfare of farmers and peasants. Roles and achievements of Baba Ramchandra. Establishment of किसान सभा. तो बाबा रामचंद्र ने जो है ये क्या किया है कि ये इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में सिग्निफिकेंट रोल्स इनके रहे हैं इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड पीसेंट्स. ही फाउंडेड किसान सभा इन यूपी इन 1918. ही फाउंडेड किसान सभा इन उत्तर प्रदेश. किसान सभा एस्टेब्लिश किया इन्होंने 1918 में.
which served as platform for peasants to voice their grievances and demand fair treatment from landlords and colonial government. तो इन्होंने किसान सभा, यूपी किसान सभा जो है उत्तर प्रदेश में किसान सभा को एस्टेब्लिश किया 1918 में, which served as a platform for the peasants to voice their grievances and demands fair treatment from landlords and colonial government. इन्होंने ये किसानों की आवाज बनने का काम किया इन्होंने और उनकी समस्याओं को रखा अंग्रेजों के सामने और कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट के सामने. ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट, तो पहले किसान सभा बनाया इन्होंने 1918 में, फिर ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट्स अंडर बाबा रामचंद्र leadership. The Kisan Sabha organized various movements and protests to address issues such as unfair land revenue policies. तो जो भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी उनके, जो अनफेयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट इन्होंने कई सारे आंदोलन किए. हाई टैक्सेशन एंड ऑपरेसिव लैंड लॉर्डिज्म. He mobilized peasants from different parts of Uttar Pradesh, fostering sense of solidarity among them. Land reform. Baba Ramchandra campaigned for land reforms aimed to redistributing land from wealthy landlords and landless and marginalized farmers. तो बाबा रामचंद्र ने कैंपेन्स किए for land reforms aimed to redistributing land from wealthy landlords to landless and marginalized farmers. Advocacy for the social justice. Apart from land reform, Baba Ramchandra advocated for broader social justice issue. तो इन्होंने सामाजिक न्याय को दिलाने का काम किया है, affecting peasants such as access to education, healthcare and fair wages. अगला है रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो बाबा रामचंद्र was actively participated in non-violent protest and civil disobedience campaign against the British colonial rule. Legacy and influence. तो बाबा रामचंद्र legacy extended beyond his lifetime. He inspired subsequent generation of peasant leaders and activists in India. In conclusion, Baba Ramchandra's achievement as a peasant leader lie in his efforts to organize and empower peasants, advocate for their rights and challenge oppressive structures of power. Moving to the next question. Throw light on the contribution of warriors of Uttar Pradesh during the freedom struggle of 1857. तो उत्तर प्रदेश के जो भी वॉरियर्स रहे हैं 1857 की क्रांति में, उनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं उस पर हमको चर्चा करनी है इस प्रश्न में. The warriors of Uttar Pradesh during the freedom struggle of 1857 played a pivotal role in challenging British rule and igniting the flames of rebellion across India. Contributions of warriors. Rani Lakshmi Bai of Jhansi. तो Rani Lakshmi Bai, the queen of princely state Jhansi, fiercely resisted British annexation attempts and led her troops into battles, displaying remarkable courage and leadership. Rani Lakshmi Bai, the queen of princely states Jhansi, fiercely resisted British annexation attempt and led her troops into the battle, displaying remarkable courage and leadership. Her valiant efforts in defending Jhansi became emblematic of the spirit of resistance during the uprising. Begum Hazrat Mahal of Awadh. So Begum Hazrat Mahal, the wife of Nawab Wajid Ali Shah of Awadh, played a significant role in organizing and leading the rebellion in region. She mobilized soldiers and civilians alike, leading siege against the British forces and asserting the right of Awadh kingdom against the British annexation. Khan Bahadur Khan of Rohilkhand.
Khan Bahadur Khan, a prominent leader of Rohilkhand, railed his followers against British rule. He organized armed resistance and led attack on the British outpost, contributing to wider rebellion, contributing to the wider rebellion against the colonial authority in the region. Maulvi Ahmadullah Shah, a religious leader from the Faizabad, Maulvi Ahmadullah Shah played a crucial role in galvanizing support from the rebellion. He preached against British rule and actively participated in the armed confrontation, inspiring many to join the struggle for independence. Tantia Tope. Although Tantia Tope was not originally from Uttar Pradesh, he operated extensively in this region during the rebellion. As a key strategist and military commander, he coordinated with the local leaders and organized guerrilla warfare against the British forces, causing significant disruption to their control. These warriors of Uttar Pradesh, among many other, symbolized the defiance and resilience of the Indian people against colonial oppression. अगला क्वेश्चन जो है कि उत्तर प्रदेश हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन। तो उत्तर प्रदेश जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाता है इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, और इसको हमको एक्सप्लेन करना है। द स्टेट ऑफ यूपी होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस in the propagation of Buddhism due to its association with the life of Gautam Buddha, the founder of Buddhism, and the subsequent development spread of the Buddhist religion. Propagation of Buddhism in Uttar Pradesh. Birthplace of Gautam Buddha. Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha, is located near the border of present-day Uttar Pradesh and Nepal. The proximity makes Uttar Pradesh a significant region related to the birth of Buddha and origin of Buddhism. Enlightenment at Bodh Gaya. Bodh Gaya, situated in the modern district of Gaya in Bihar, but very close to the border of Uttar Pradesh, is where Gautam Buddha attained enlightenment under the Bodhi tree. The Bodh Gaya's proximity to the Uttar Pradesh makes the state important location for the Buddhist pilgrimages and activities. Deer Park in Sarnath. Sarnath is located in UP near the ancient city of Varanasi. Sarnath, Gautam Buddha delivered his first sermon known as Dhamma Chakra Pravartan Sutta, or the Wheel of Dharma. This event, referred to as the turning of wheel for Dharma, marks the beginning of the Buddha's teaching mission. Sarnath, thus holding the immense significance at one of the four key pilgrimage sites for Buddhists known as the Four Holy Sites. Monastic culture. UP was the home of numerous monastic centers and universities during the ancient time, most notably Nalanda and Vikramshila University, though situated in the present-day Bihar, attracts Buddhist scholars and monks from all over the world, including Uttar Pradesh. Their centers played a crucial role in the propagation of Buddhist teaching, fostering intellectual exchange and spread the Buddhist philosophy and the scriptures. In conclusion, Uttar Pradesh association with the birth, enlightenment, and teaching of Gautam Buddha, as well as its historical significance as the hub of Buddhist monasticism and royal patronage, solidifies its crucial role in the propagation and development of Buddhism. Today, UP continues to attract the Buddhist pilgrims from around the world to visit its sacred sites and engage in the spiritual practices.
Moving to the next question, discuss the nature and the objectives of first आयुष यूनिवर्सिटी established in the उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश के अंदर established पहली आयुष यूनिवर्सिटी के नेचर और ऑब्जेक्टिव्स को हमको डिस्कस करना है. The first Ayush University in Uttar Pradesh is Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush University located in the Uttar Pradesh, Gorakhpur, Uttar Pradesh. Nature and objective of the university. The university established with the aim of integrating traditional Indian knowledge system, particularly those associated with the teachings Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and homeopathy. तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को के नॉलेज को क्या बोल सकते हैं इंटीग्रेट करने के और उसके नॉलेज को सीखने या बढ़ाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वुड बी provide comprehensive education and training in various Ayush disciplines. This would include practices of Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and homeopathy, and other traditional systems. Research and innovation. The university will emphasize research and innovation aimed at advancing the understanding and application of Ayush principles. तो रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी विल एम्फसाइज रिसर्च एंड इनोवेशन एम्ड एट एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ आयुष प्रिंसिपल्स. Promotion of holistic health. The another objective is to promote holistic health and wellness practices among the community. Promotion of holistic health. The another objective is to promote holistic health and wellness practices among the community. Cultural heritage preservation. The university have objectives related to the preservation and promotion of cultural heritage. Cultural heritage preservation. The university have objectives related to the preservation. The university have the objectives related to the preservation and promotion of the cultural heritage. This could include the documentation of ancient texts, rituals, and practices associated with yoga. Community engagement and healthcare services. The university engages with the local communities to address their healthcare needs through Ayush based interventions. This could include setting up healthcare facilities, providing affordable treatment options, and conducting health camps in underserved areas. So, community engagement and healthcare services. The university engages with the local communities to address their healthcare needs through Ayush based intervention. This could include setting up healthcare facilities, providing affordable treatments option, and conducting health camps in underserved areas. कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी established with aim to blend traditional wisdom with modern scientific principles to advance healthcare education and research in Ayush system, particularly those associated with yoga and teachings of the ancient medicinal system. Moving to the next question. Examine state government's efforts, initiative, and policy directions in the medical and healthcare sphere with reference to the Uttar Pradesh Health Policy 2018. तो उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018 को देखते हुए हमें एग्जामिन करना है स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स, इनिशिएटिव और पॉलिसी डायरेक्शंस को इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्फेयर with reference to the Uttar Pradesh Health Policy 2018. तो उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018 is an efforts undertaken by the state government in the medical and healthcare spheres. Some key features of Health Policy 2018. उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018
Uttar Pradesh Health Policy 2018 aimed to address various challenges in the healthcare sector, including improving access to healthcare services, enhancing the quality of care, and strengthening healthcare infrastructure across the states. तो उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018 जो है ये एम करता है टू एड्रेस वेरियस चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर सेक्टर, including improving access to the healthcare services, enhancing the quality of care, and strengthening healthcare infrastructure across the state. Strengthening healthcare infrastructure. The government has been focusing on upgrading and expanding healthcare infrastructure, including hospitals. So the government has been focusing on upgrading and expanding healthcare infrastructure, including hospitals, primary healthcare centers, and community health centers, especially in the rural and the under-reserved areas. This involves the construction of new facilities as well as the renovation and modernization of existing ones. So the government has been focusing on upgrading and expanding healthcare infrastructure, including the hospitals, primary healthcare centers, and community health centers, especially in the rural and under-reserved areas. अगली चीज जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. To address the shortage of healthcare professionals, the government has been undertaking initiatives to recruit and train doctors, nurses, and other healthcare workers. This includes efforts to enhance medical education and training facilities within the states. Promotion of preventive health care. Promotion of preventive health care. The policy promotes preventive health care measures such as immunization campaign, maternal and child health care program, and awareness programs such as sanitation, hygiene, and nutrition. The promotion of preventive health care. The policy promotes preventive health care measures such as immunization campaign, maternal and child health care program, awareness programs such as sanitation and hygiene and nutrition. Digital health initiatives. The state government has been leveraging technology to enhance healthcare delivery and management. Electronic health record, telemedicine services, etc. Focus on specialized healthcare services. Focus on specialized healthcare services. The policy efforts to enhance specialized healthcare services in areas such as oncology, cardiology, necrology, and others. Health insurance and financial protection. The policy has been promoting health insurance scheme and other mechanism to provide financial protection against healthcare expenses. कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018 serves as the guiding framework for the state government efforts to improve healthcare delivery and outcomes. तो इस सेशन के अंदर हम इतना ही रखेंगे. तो इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को देखा. सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन. थैंक यू.